नीरव मोदी स्कैम एस्टिमेटेड अमाउंट 10,000 करोड़ रुपीज। विजय माल्या स्कैम एस्टिमेटेड अमाउंट 9,000 करोड़ रुपीज। सत्यम कंप्यूटर 7,800 करोड़ रुपीज। हर्षद मेहता 4,000 करोड़ रुपीज। लेकिन इंडिया में एक और स्कैम हुआ है जिसकी एस्टिमेटेड अमाउंट करीब 36,000 करोड़ बताई जा रही है और इस आदमी का नाम है अब्दुल करीम तेलगी। जब सीबीआई ने इस केस की जांच की तो अब्दुल करीम तेलगी की कई प्रॉपर्टी हाथ लगी। इंडिया में कई शहरों में 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स मिले। तो आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्टेशन पर फल और सब्जी बेचने वाला एक मामूली से आदमी ने कैसे इतना बड़ा स्कैम किया। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कौन है तेलगी और कैसे ट्रेन में फल, सब्जी और मूंगफली बेचकर देश भर के लोगों को उसने उल्लू बनाया। My wife says that when she came in the morning, no, पहला आप जो है गुनाह कबूल करो, उसके बाद में मैं बात करूँगी। That's why I made this. अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 में कर्नाटक के कानपुर में हुआ था। उसके पिता भारतीय रेलवे में काम करते थे। अब्दुल जब छोटा था तो उसके पिता की मौत हो गई और परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब्दुल पर आ गई। परिवार का पेट भरने के लिए अब्दुल ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर स्टेशन पर फल और सब्जी बेचना शुरू किया। बाद में उसे कर्नाटक के ही बेलगावी से बीकॉम की डिग्री हासिल की और वो मुंबई चला गया। उस समय सऊदी अरब जाने का ट्रेंड चल रहा था। करीम को भी बहुत सारे पैसे कमाने थे तो वो भी किसी तरह सऊदी अरब चला गया। कुछ दिनों तक उसने सऊदी अरब में नौकरी की, कुछ पैसे जोड़े। बाद में उसे यह रियलाइज हुआ कि छोटे मोटे काम करके वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। अगर उसे अमीर बनना है तो कुछ अलग करना होगा। इसीलिए वो मुंबई लौट आया। मुंबई के शुरुआती दिन उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किलों से भरे हुए थे। बाद में वो एक ट्रैवल एजेंट से मिला, उसके साथ कुछ दिनों तक काम किया। बाद में करीम ने अपनी खुद की एक ट्रैवल एजेंसी शुरू की। उस समय जिन लोगों को भी काम करने के लिए गल्फ कंट्रीज में जाना होता था तो वो लोग इस ट्रैवल एजेंट्स का सहारा लेते थे। सबको गल्फ कंट्री में जाके ज्यादा पैसे कमाने की लालच थी। कई लोगों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते थे। फिर भी अब्दुल उन लोगों के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर कैसे भी करके उन्हें सऊदी अरब में भेज देता था। उसी दौरान इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की नजर उस पर पड़ी। बाद में फर्जी पासपोर्ट बनाने के चलते उसे मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया और मुंबई की एक जेल में डाल दिया। जेल में कैदी को इसीलिए डाला जाता है ताकि उसे सुधरने का एक मौका मिले। लेकिन अब्दुल के मामले में ये एकदम उल्टा हुआ। अभी तक वो जो कर रहा था वो बस छोटे मोटे क्राइम थे। अब जेल में ही अब्दुल की मुलाकात कोलकाता में स्टैम्प बेचने वाले राम रतन सोनी से हुई। राम रतन सोनी ने ही उसे बताया कि हर्षद मेहता शेयर घोटाले के बाद बाजार में स्टैम्प की कमी हो गई है क्योंकि हर किसी को अब अपने शेयर ट्रांसफर करने थे। राम रतन सोनी ने ही उसको बड़े पैमाने में स्टैम्प बेचने का आइडिया दिया। उसके बाद साल 1994 में अब्दुल ने सोनी के साथ काम करते हुए कानूनी स्टैम्प विक्रेता बनने का लाइसेंस हासिल किया। उसी लाइसेंस के सहारे दोनों ने मिलकर कई नकली स्टैम्प पेपर को असली स्टैम्प पेपर के साथ बेचकर लाखों रुपए कमाए। उसी पैसे से अब्दुल ने कई और बिजनेस भी शुरू किए। बाद में अब्दुल और सोनी के बीच अनबन हो गई और दोनों के रास्ते अलग हो गए। उसी दौरान अब्दुल के स्टैम्प बेचने का लाइसेंस मुंबई पुलिस ने रद्द कर दिया। अब करीम ने अपना नेटवर्क बहुत ही बड़ा बना लिया था। गवर्नमेंट जो स्टैम्प छापने का काम करती थी वहाँ करीम ने गवर्नमेंट ऑफिशियल की हेल्प ली। बाद में उन लोगों ने यह कहा कि यहाँ की कुछ मशीनें खराब हो गई है। उस खराब मशीनों की सरकार ऑक्शन करती थी। वहाँ से करीम उन मशीनों को खरीद लेता था जिसकी वजह से करीम और गवर्नमेंट के स्टैम्प में अब कोई भी अंतर नहीं था। अब करीम को अपना नेटवर्क पूरे इंडिया में जमाना था। इसीलिए करीम ने गवर्नमेंट स्टैम्प की डिमांड को कम किया। गवर्नमेंट ऑफिशियल का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट स्टैम्प को फेक एड्रेस पर भिजवाने लगा ताकि मार्केट में स्टैम्प की डिमांड ज्यादा हो। करीम के पास अब बहुत सारे एजेंट थे जिसकी वजह से वो पूरे भारत में सभी शहरों में स्टैम्प की सप्लाई करने लगा। उसी दौरान अब्दुल ने कई MBA स्टूडेंट को भी अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया जो उनके नकली स्टैम्प के धंधे में उसकी मदद किया करते थे। लोगों को अब्दुल के स्टैम्प मार्केट रेट से सस्ते मिलते थे और करीम के स्टैम्प दिखने में भी गवर्नमेंट स्टैम्प की तरह ही थे। इसीलिए लोग करीम के स्टैम्प को खरीदने लगे। खरीदने वाले लोगों को कभी भी ये नहीं लगा कि ये नकली स्टैम्प है। लोग ये सोचते थे कि शायद इन लोगों ने स्टैम्प को कहीं से चुराए होंगे, इसीलिए इसे मार्केट रेट से कम दामों में बेच रहे हैं। अब अब्दुल ने पूरे भारत में अपना धंधा जमा लिया था। इसके पास बेशुमार दौलत थी, बड़े बड़े नेताओं और अफसरों के साथ पहचान भी थी। अब अब्दुल को भी वो हर चीज मिल चुकी थी जो उसे चाहिए था। अब तक पुलिस की नजर उस पर नहीं पड़ी थी, लेकिन अब्दुल ने मुंबई के बार में एक डांसर पर एक ही घंटे
घंटे में 93 लाख उड़ा दिए। तब पुलिस की नजर अब्दुल पर पड़ी। साल 1992 से लेकर 2002 के बीच अब्दुल पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों की मदद से वो हर बार बचता रहता था। साल 2000 में फर्जी स्टैंप पेपर बेचने वाले 2 लोगों को बेंगलुरु में पकड़ा गया। उन दोनों की गिरफ्तारी से घोटाले का खुलासा हुआ और बाद में नवंबर 2000 में अब्दुल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद जब पुलिस ने अब्दुल से पूछताछ की तो कई बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारियों का नाम सामने आया। बाद में इस केस को सीबीआई के हवाले किया, जहां में अब्दुल की 36 प्रॉपर्टियों का पता लगा। 18 शहरों में 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स भी मिले। इस घोटाले की कीमत करीब 36,000 करोड़ बताई गई थी। बाद में अदालत ने अब्दुल और उसके साथियों को 2006 में 30 साल की कैद और 202 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस दौरान उसे बेंगलुरु जेल में रखा गया था। जेल में ही उसे काफी वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती थी और मसाज के लिए 3 या 4 लोग दिए जाते थे। बाद में 26 अक्टूबर 2017 को उसकी मौत हो गई। डॉक्टर के अनुसार अब्दुल को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी। इन्हीं बीमारियों की वजह से उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, इसीलिए उसकी मौत हो गई। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।